मैं डॉक्टर वंदना बर्मेचा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कहानी पढ़ेंगे नमक का दारोगा, भाग 2। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी का और इस कहानी का संक्षिप्त परिचय हम इसके भाग 1 वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी। इसकी कथा वस्तु क्या है, यह हम देखने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार की छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारह थे। यह कहानी आज़ादी के कुछ पहले की है। नमक पर भी जब टैक्स लग गया था तो उस समय की यह रचित कहानी है। इसके पहले अंग्रेज़ों ने लगाया था नमक पर टैक्स। उसके पहले नमक पर टैक्स नहीं था, वो क्योंकि वह आवश्यकता की वस्तु थी, गरीब अमीर सभी को वह चाहिए थी, तो टैक्स उस पर नहीं लगता था। लेकिन जब नमक पर टैक्स लग गया तो उस टैक्स को वसूल करने के लिए एक नया विभाग बना और लोग किस तरह काम निकालता था। टैक्स कोई देना नहीं चाहता है तो कोई चोरी से, कोई घूसखोरी से और कोई किसी और तरह से। तो इस सब में उल्टे जो अधिकारी जो बने थे वो भी रिश्वत या घूस लेकर लोगों को छोड़ दिया करते थे। उनकी ऊपरी कमाई शुरू हो गई थी। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ऊपरी आमदनी ज़्यादा थी तो इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्रेम की कथाएं पढ़ी जाती थी। तो जो मुंशी वंशीधर है, यानी कि जो इस कहानी के नायक है, जिनके ऊपर यह पूरी कहानी लिखी गई है, उनके बारे में कहते हुए भी प्रेमचंद जी बताते हैं कि मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई, कुल मिलाकर वो भी प्रेम कथाएं पढ़ते रहते थे और फिर रोजगार की खोज में निकले। रोजगार तो सभी को चाहिए। उनके पिताजी अनुभवी पुरुष थे। वो बेटे को समझाने लगे कि घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। न मालूम कब गिर पड़ूँ, मतलब मृत्यु के सन्निकट है मेरी अवस्था। तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, मतलब तुम इस घर के अब सब कुछ हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। देखिए किस तरह से एक बाप अपने बेटे को रिश्वत की कमाई के लिए उकसा रहा है कि पोस्ट कोई भी हो, पद कोई भी हो, ये मत सोचना, यह तो पीर का मजार है। बंशीधर ने पिताजी के उपदेश के बाद आशीर्वाद दिया, जो उन्होंने वो लिया, बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिल गया तो वो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। इसके पश्चात कहानी का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में व्यस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जाती है?
अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की। कौन पंडित अलोपी दिन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों? व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे से टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ठेले थे। कहानी का तीसरा भाग प्रारंभ होता है। देखिए, पहला भाग कहानी का है, उसमें मुंशी वंशीधर को नौकरी मिल गई है। पिता अपने अनुभवों का खजाना उन्हें सौंपते हैं और वो नौकरी अपनी ज्वाइन करने जाते हैं और उन्हें नमक के दारोगा का पद मिल जाता है। कहानी का दूसरा भाग वो है जहाँ वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अफसर सब उन पर भरोसा करने लगे हैं। रात के सन्नाटे में उन्हें कुछ कोलाहल सुनाई देता है और वो अपने घोड़े पर सवार होकर तमंचा लिए देखने आते हैं। कहानी के तीसरा भाग अब शुरू हो रहा है। कहानी के तीसरी भाग में क्या है, आइए देखते हैं। पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। देखिए, मानसिकता की बात देखिए। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता था कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपके कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपी दिन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था,
वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, 1000 रुपये के नोट बाबू साहब की भेंट करो, इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। ठीक है, इस कहानी का आज इतना ही भाग। अगले भाग में, अगले वीडियो में हम इस कहानी को पूरा कर लेंगे। थैंक्स, इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।